तो 2223 2 दिनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में रहेंगे। ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये 24 को भी इस ब्रिक्स के आउटरीच सेशन का एक्सटेंशन होना है, लेकिन उस दिन प्रधानमंत्री उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि ब्रिक्स एज अ इकोनॉमिक ब्लॉक अब थोड़ा सा एक्सपेंशन हो रहा है और चर्चा चल रही है कजान डिक्लेरेशन पर, जिसको अडॉप्ट किए जाने की उम्मीद है। 23 को मुख्य कार्यक्रम है जिसमें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रिक्स का, और अगले 2 दिनों तक इसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बंगाल की खाड़ी में 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में इस चक्रवाती तूफान का असर देखा जा सकता है। हवा के साथ भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है। आईएमडी ने एक विशेष बुलेटिन जारी किया है और अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान सागर पर बने एक चक्रवाती उच्च प्रभाव के सोमवार तक कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की आशंका जताई है। चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 24 अक्टूबर की सुबह तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के साथ टकरा सकता है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि मौसम की ये प्रणाली एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकती है। उन्होंने कहा कि तटीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर 24-25 अक्टूबर को 20 सेंटीमीटर तक बारिश भी हो सकती है। बारिश की तीव्रता 20 से 30 सेंटीमीटर और कुछ स्थानों पर 30 से ज़्यादा भी हो सकती है। उत्तर अंडमान सागर में आज एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केंद्रीभूत है। इसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में डेवलप होगा और ये लो प्रेशर एरिया पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए 22 तारीख सुबह तक एक डिप्रेशन में परिणत होगा और 23 तारीख को एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में केंद्रीभूत होगा। और इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी आज जो हम प्रेडिक्ट किए हैं वो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होगा और विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना है। कोई भी मछुआरे भाई समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके प्रभाव में रेनफॉल ओडिशा वेस्ट बंगाल कोस्ट में 23 तारीख को शुरू होने वाला है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल। और भारत में उड़ान योजना ने विमानन क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया। भारत सरकार ने 2016 में महत्वपूर्ण पहल उड़ान के साथ राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को हर नागरिक के लिए सुलभ बनाना था। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पूरे देश का आम नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को सिद्धि मिली 27 अप्रैल 2017 को, जब पहली उड़ान ने पंख भरे। शिमला से दिल्ली को जोड़ने से शुरू हुई ये पहल उड्डयन क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत थी। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। इंफ्रा विकास की दिशा में नए हवाई अड्डों का निर्माण तेजी के साथ शुरू हुआ। साल 2014 तक यानी आजादी के करीब 70 साल बाद, जहां देश में हवाई अड्डों की संख्या सिर्फ 74 थी, अब यह 74 से बढ़कर 157 हो गई है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ 10 साल में ही रिकॉर्ड 83 नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ और ये एक बड़ी उपलब्धि है। उड़ान योजना का मकसद प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के मुताबिक दूर दराज इलाकों तक कनेक्टिविटी की ऐसी सुविधा पहुंचाना जो समय की बचत के साथ आधुनिक संपर्क की सुविधा दे। पूर्वोत्तर, सीमावर्ती क्षेत्र और देश के ऐसे क्षेत्र जहां पहुंचना मुश्किल माना जाता था, अब वहां भी हवाई मार्ग का संपर्क स्थापित हो चुका है। सिविल एविएशन की ग्रोथ प्लेन्स और एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है। भारत में एविएशन सेक्टर जॉब क्रिएशन को भी गति दे रहा है। स्किल्ड पायलट्स, क्रू मेंबर्स, इंजीनियर्स, ऐसी अनेक जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। देश भर में 337 नए हवाई मार्गों की शुरुआत हुई। अब तक 2,80,000 उड़ानें पूरी हो चुकी हैं, जिनसे 1.5 करोड़ यात्री यात्रा कर चुके हैं। उड़ान योजना के बीते 8 वर्ष स्वर्णिम उपलब्धियों से जुड़े हैं। जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उड़ान जारी है और विकसित भारत की दिशा में रोज नया कीर्तिमान बना रही है। तो साल
2004 में अगर आपको याद होगा तो खुले आसमान के नीचे, जिसे ओपन स्काईज पॉलिसी कहा जाता है, वहाँ से एविएशन सेक्टर के खुलने का सिलसिला शुरू हुआ और 2016 में उड़ान, इसका आप दूसरा चरण कह सकते हैं। लेकिन फोकस कहाँ रहा वो आपको बताते हैं। पहली उड़ान 17 अप्रैल 2017 को जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं उनको जोड़ने के लिए किया गया। दिल्ली से शिमला के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। अब तक 71 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, 601 उड़ान रूट्स और 1000 करीब 1,44 लाख लोगों को इसका फ़ायदा मिल चुका है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में इसी एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ा करके 400 तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। कई सारे चरणों में इसको शुरू किया गया। उड़ान 1.0 में 5 एयरलाइंस को 70 एयरपोर्ट्स पे 128 उड़ान के रूट्स मिले शुरुआत में, जब ये शुरू किया गई योजना। दूसरे चरण में इसमें 73 हवाई अड्डों के विकास की योजना बनी और हेलीपैड्स को भी इसके साथ जोड़ दिया गया। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बताते हुए सी प्लेन को भी इसमें शामिल किया गया और वाटर एरोड्रोम के साथ सी प्लेन्स को जोड़ा गया तीसरे चरण में। चौथे चरण में फोकस था नॉर्थ ईस्ट को और जो हिली एरियाज हैं देश के, साथ ही साथ जो आइलैंड्स हैं उसको कैसे हवाई यात्रा के साथ जोड़ा जाए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए, सी प्लेन्स के जरिए और प्लेन्स के जरिए। उड़ान योजना के तहत जो पार्किंग चार्जेस होते हैं उसमें कमी लाई गई। एविएशन फ्यूल पर जो एक्साइज ड्यूटी होती है, साथ ही साथ स्टेट्स का वैट होता है, उसमें भी कमी का ऐलान किया गया। और असर ये रहा कि यात्रियों की संख्या पिछले 10 साल में घरेलू स्तर पर दोगुनी हो गई है। कल ही मध्य प्रदेश के रीवा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नए हवाई अड्डों की शुरुआत की गई है इसी योजना के तहत। आपको याद होगा कि एनडीटीवी के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना का जिक्र किया और 8 साल पूरा होने पर उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा, मैं कोट कर रहा हूँ, आज हम उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। ये एक ऐसी पहल है जिसने भारत के विमानन क्षेत्र को बदल दिया है। इस योजना ने हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि से लेकर के अधिक हवाई मार्गों तक और करोड़ों लोगों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा सुनिश्चित की है। साथ ही इसका व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। आने वाले समय में हम विमानन क्षेत्र को मजबूत करते रहेंगे और लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उधर बिहार के लोगों को रविवार को एक बड़ा तोहफा मिला। उत्तर बिहार के विकास में नया अध्याय जोड़ते हुए दरभंगा एयरपोर्ट पर बनने वाले सिविल एन्क्लेव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को काशी में सिगरा स्टेडियम से वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। ये अपने आप में काफ़ी खास होगा। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर बिहार के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया अध्याय जोड़ दिया है। उन्होंने दरभंगा हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव का वाराणसी के सिगरा स्टेडियम से रिमोट के माध्यम से शिलान्यास किया। 912 करोड़ रुपए की लागत के टर्मिनल भवन और सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 76.65 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा बनारस से यहाँ पर नया टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। यह टर्मिनल बनने से काफी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास के बाद निश्चित रूप से दरभंगा का जो सपना था, मिथिला का जो सपना था, वो साकार होगा। उत्तर बिहार के विकास में ये एयरपोर्ट गेम चेंजर साबित होगा। दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण बेसमेंट सहित 51,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रस्तावित है। यहाँ रोज 3,000 यात्रियों का अधिकतम फुटफॉल होगा, जबकि प्रतिवर्ष 30 लाख यात्रियों की सेवा मिलेगी। इसके अलावा नए टर्मिनल भवन के विस्तार के लिए मल्टी लेवल कार पार्किंग, सर्विस ब्लॉक आदि जैसे सहायक भवनों के निर्माण की भी योजना है। यहाँ मंत्रियों के लिए 40 चेक इन काउंटर, 14 सेल्फ चेक इन कियोस्क, 12 ऑटोमेटिक ट्रे रिट्रीवल प्रणाली और 30 डोर फ्रेम्ड मेटल डिटेक्टर मशीन, 5 एयरो ब्रिज, आगमन हॉल में 4 कन्वेयर बेल्ट जैसी सुविधाओं की योजना है। पहले चरण में कोड सी प्रकार के 7 विमानों की पार्किंग के लिए एक एप्रन का भी प्रस्ताव किया गया है। इस एयरपोर्ट के वर्तमान एयर स्ट्रिप की लंबाई 9,000 फीट है, अब ये 12,000 फीट होगी। दरभंगा एयरपोर्ट के विकास से पूरे मिथिलांचल को बड़ी सुविधा होगी। इसके अलावा उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उभरते मुजफ्फरपुर जैसे जिलों को भी सीधा फायदा मिलेगा। इससे रोजगार के साथ व्यापार की भी बढ़ोतरी होगी। पूरा उत्तर बिहार मिथिला के लिए गेम चेंजर होगा। ये नया एयरपोर्ट जो बनेगा वो साल में 30 लाख लोगों को
वहाँ से ले जाने की क्षमता है। पर डे 3000 लोग वहाँ से जा सकते हैं। मल्टी लेवल पार्किंग है। इस पर जो जमीन है बिहार सरकार टाइम पर एक्वायर करके करीब 70 एकड़ से ज्यादा जमीन दी है। केंद्र सरकार के इस तोहफे के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस एयरपोर्ट के विकास से मिथिला क्षेत्र के साथ साथ उत्तर बिहार के जिलों का भी विकास होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के अधीन है। यहाँ सिविल एविएशन की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई थी। इसके शुरुआत के बाद से यहाँ 19.13 लाख से अधिक यात्री आवागमन कर चुके हैं। यात्रियों की संख्या वर्ष 2020-21 में 1,53,281 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 5,26,066 हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बहुत सारे जो डिफेंस की हवाई पट्टियां थी उनको सिविल यूसेज के लिए खोला गया और ये उड़ान योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और यहाँ पर भी दरभंगा पर भी जो बदलाव की बयार है वो स्पष्ट देखी जा सकती है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस में आयोजित किया जाए, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। आइए सम्मेलन से पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा संगठन है क्या, कैसे ये संचालित होता है। रूस से हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक व्यवस्था को संचालित करने में पश्चिम और यूरोप के विकसित देशों ने वर्चस्व की भूमिका निभाई है। बीते कई दशकों में विकासशील देशों और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मंच पर नजरअंदाज किया जाता रहा है, जिसकी वजह से भारत जैसे विकासशील देशों के हित प्रभावित होते रहे हैं। वैश्विक व्यवस्था में अपनी बात मजबूती से रखने के लिए विकासशील देश लंबे समय से अपने हक की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी इस जायज मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा है। विकासशील अर्थव्यवस्था के समूह को मजबूत मंच के द्वारा एक आकार देने का काम सबसे पहले वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने किया, जिन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ आने के लिए सुझाव दिया और नया शब्द गढ़ा, ब्रिक। वर्ष 2006 में ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई और इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक में शामिल हो गया, जिसके बाद ये समूह बन गया ब्रिक्स और इस समूह का नाम दिया गया BRICS। 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में करीब 40 देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद 6 देशों को ब्रिक्स की सदस्यता देने पर सहमति बनी। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE को शामिल किया गया। 2023 के शिखर सम्मेलन में ही अर्जेंटीना के आवेदन पर उसे भी समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन फिलहाल अर्जेंटीना ने घरेलू कारणों से ब्रिक्स में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। 5 नए सदस्यों के ब्रिक्स में शामिल हो जाने के बाद से ब्रिक्स विस्तारित समूह का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से समूह के नए नाम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ब्रिक्स समूह अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनी प्राथमिकताएं तय करता है और फैसले लेता है। ब्रिक्स समूह बारी बारी से एक वर्ष के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। ब्रिक्स समूह की महत्वता और उसके वैश्विक प्रभाव को जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो विस्तारित ब्रिक्स समूह, जिसमें कुल 10 सदस्य देश हैं, उनकी संयुक्त जनसंख्या लगभग 3.5 बिलियन है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 45% हिस्सा है। विस्तारित ब्रिक्स समूह की अर्थव्यवस्था $28.5 ट्रिलियन से अधिक की है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 28% है। ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के शामिल हो जाने के बाद विस्तारित ब्रिक्स समूह विश्व के कुल कच्चे तेल उत्पादन का 44% हिस्सा उत्पादन करता है। अपनी स्थापना के बाद से लेकर अभी तक ब्रिक्स ने सदस्य देशों के बीच कई स्तर पर भागीदारी को बढ़ाया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी शुरुआत से वित्तीय समस्याओं के मोर्चे पर भी एक बड़ा कदम उठाया है। समूह के सदस्य देशों ने पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने से लेकर साइबर सुरक्षा और सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी सहमति जताई है। ब्रिक्स देशों ने इस मंच के माध्यम से आपसी रणनीतिक समझ बढ़ाने पर भी काम किया है। 2006 में अपनी स्थापना के बाद से ब्रिक्स समूह बीते लगभग 2 दशक में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मंच के तौर पर उभर के सामने आया है। ब्रिक्स समूह न सिर्फ विकासशील देशों की एक मजबूत आवाज बना है, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों की उम्मीद के लिए एक नई किरण बन के उभर के सामने आया है। सभी को इंतजार है 2024 में विस्तारित ब्रिक्स समूह की बैठक में कि आखिर यहां से किन फैसलों को लिया जाता है, जो न सिर्फ विकासशील देशों बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को संरक्षित करने के लिए दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आएगा। कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, कजान, रशिया, डीडी न्यूज के लिए। और रूस के कजान में भारतीय कला संस्कृति केंद्र के निदेशक इश्तियाक अहमद से
खास बातचीत की हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह ने। इश्कियात अहमद ने बताया कि कैसे भारतीय कला संस्कृति केंद्र रूस में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। मैं इस वक्त कजान में मौजूद हूं, जहां पर ब्रिक्स समिट हो रही है और मेरे साथ मौजूद हैं इश्तियाक अहमद जी, जो कि कजान में इंडियन कल्चर सेंटर के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे वक्त देने के लिए। आप इस सेंटर के माध्यम से रूस में कजान में भारत की कला संस्कृति को कैसे प्रमोट कर रहे हैं? First of all, I will greet our Honorable Prime Minister to Russia, to Kazan, the third capital of Tatarstan, जहाँ पे कि ब्रिक्स का समिट हो रहा है 2024, and I'm very happy that it's in Kazan, यहाँ where I live, where we have the Indian Cultural Center, जो मिल के काम करता है with the Embassy of India, with the Jawaharlal Nehru Cultural Center. It has been established already 30 years back when there was an agreement between the state of Gujarat and the Mairie of Kazan. जब आप लोगों को यहाँ पे भारतीय कला संस्कृति को सिखाते हैं तो क्या रिस्पांस होता है लोगों को? बहुत खुश होकर इसको एक्सेप्ट करते हैं, सीखने? हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो रशिया के लोग हैं, कजान के लोग हैं, वो सीख रहे हैं भारतीय भाषा को, भारतीय डांस को। Yes, of course. अगर आप हमारी हिस्ट्री ले लेंगे तो एट द टाइम ऑफ यूएसएसआर इंडिया और रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन थे जो अभी तक चलते आ रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडियन मूवीज़ ने। लास्ट इंटरव्यू मिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन का था, जिसमें उन्होंने फिर से कंफर्म किया कि इन रिलेशंस का अभी भी वही सिस्टम चलते आ रहा है। इवन देयर इज़ एन इंडियन चैनल इन रशिया। आज के समय में आई कैन से ततारस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ रिलीजियस फेथ एंड कल्चर वेयर वी प्रमोट आवर dance culture, our diversity, and promote Indian education. You can see a lot of medical students coming to India. We have in Kazan the University of Innopolis, we have in Bangalore. So we are very closely working with the Embassy of India, with the Government of India in increasing education, where we teach Hindi. We get professors from the Jawaharlal Nehru University, from the Delhi University, who give classes in Hindi, and it has become now a tradition. And we are very thankful to the Government of India for supporting us, for the Ministry of Culture of India, for ICCR, who has been keeping a close attention to what we do here. तो आप देख सकते थे कि किस प्रकार से इश्तियाक साहब हैं, वो बता रहे हैं कि दशकों से वो कोशिश कर रहे हैं जिस प्रकार से भारत और रूस के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए, और उसका एक बड़ा फायदा दोनों देशों के आपसी संबंधों को बढ़ाने में मिलता हुआ जमीन पे नजर आ भी रहा है। अपने कैमरा सहयोगी आनंद के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, कजान, रशिया, डीडी न्यूज़ के लिए। समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।